हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम इंपॉर्टेंस या यूजेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से कभी कभार 3 मार्क का क्वेश्चन या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जनरली नहीं आता है इस टॉपिक से। 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में इसमें देखने को मिलता है। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इंपॉर्टेंस पढ़े थे, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस पिछले क्लास में 8 पॉइंट था इंपॉर्टेंस एंड यूजेस के अंदर में। आज हम लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, हम बीकॉम ओडिशा के लिए पूरा कंटेंट डेवलप करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड करना ताकि ये जो पूरा पीडीएफ है, पूरा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, पास्ट ईयर पेपर और बहुत सारे समराइज नोट्स, सब कुछ तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर में मिल जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लेना। प्लस एक मोबाइल नंबर नीचे दिया गया है, एक व्हाट्सएप नंबर। उस व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम जरूर से व्हाट्सएप कर देना जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। हमारे पास ओडिशा के सभी कॉलेज का अलग अलग ग्रुप मौजूद है। हम उस कॉलेज में तुम्हें ऐड कर देंगे जिस कॉलेज से तुम बिलोंग करते हो, ताकि उस कॉलेज से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो, वो हम तुम्हारे साथ शेयर कर सके। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो काम है, टॉपिक नंबर 1, लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एग्रीगेट के बारे में जब हम पढ़ते हैं मैक्रो बोलते हैं, और इंडिविजुअल के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारा, इंडिविजुअल यूनिट मतलब मान लेते हैं इकोनॉमी में 4 लोग हैं। चलो मान लेते हैं फैमिली में, हमारे फैमिली में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ये कौन है सर? ये तो हम हैं, ये हम हैं, ये मम्मी है, पापा है, दिस इज फादर, दिस इज मदर, दिस इज बॉय और दिस इज गर्ल। ये 4 लोग एक फैमिली में मौजूद है। ठीक है, ध्यान देना, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें तीनों लिमिटेशंस के बारे में पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। अब मान लेते हैं इकोनॉमी में ये 4 लोग हैं। अगर मैं चारों के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर मैं किसी एक के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ऐसे ही होता है, माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो का मतलब एग्रीगेट। अगर हम नेशन का बात करें तो एक इंसान के बारे में पढ़ रहे हैं तो माइक्रो, नेशन के पूरे 140 करोड़ जनता के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो होता है मैक्रो, एग्रीगेट। ठीक है, उसी तरीके से मैं इस एग्जाम्पल को छोटा कर दिया। मैं मान लेता हूं इस इकोनॉमी के अंदर में 4 ही लोग हैं, 1 2 3 4। अब अगर मैं किसी एक इंसान के बारे में पढ़ रहा हूं, मान लो मैं सिर्फ पापा के बारे में पढ़ रहा हूं, तो ये होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं चारों के बारे में पढ़ रहा हूं तो ये होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तुम मुझे बताओ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां से आया? जब हम बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिए तो हमें क्या मिल गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स मिल गया। मतलब ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, जब सबको हम प्लस कर दिए तो हमें टोटल क्या मिल गया? 4 आदमी मिल गए और ये बन गया हमारा मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है। या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एग्रीगेट है वो एग्रीगेट आया कहां से? बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट को टोटल करके आया। तो अगर इंडिविजुअल यूनिट गलत है तो तुम्हें नहीं लगता मैक्रो पूरा गलत होगा? यस ऑब्वियसली, जैसे तुम्हारे एग्जाम्स में होता है 5 पेपर्स होता है, तुम पांचों को मिलाकर परसेंटेज निकालते हो। ठीक है, इंग्लिश का मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, इकोनॉमिक्स का मार्क्स, बीएसटी का मार्क्स, अकाउंट्स का मार्क्स, सभी का मार्क्स से तुम्हारा परसेंटेज निकलता है। अगर कोई एक सब्जेक्ट का मार्क्स गलत हो जाए
तो क्या पूरा परसेंटेज गलत हो जाएगा? यस। तो इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर डिपेंडेंट है कौन? एग्रीगेट। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। इंडिविजुअल यूनिट का करेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है, इसी वजह से एग्रीगेट के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1, डिपेंडेंस ऑन इंडिविजुअल यूनिट। हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर। बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट मिलकर क्या बनते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बनते हैं। एग्रीगेट आर द समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम बहुत सारे इंडिविजुअल को टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एग्रीगेट मिलेगा। एग्रीगेट्स आर समटाइम इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, सेविंग इज गुड फॉर द इंडिविजुअल। सेविंग्स मेरे लिए तो ठीक है, मैं एज अ इंडिविजुअल मेरे लिए सेविंग्स अच्छी बात है, लेकिन पूरे इकोनॉमी के लिए सेविंग्स अच्छा नहीं है। तो कोई चीज ऐसा हो सकता है जो हम लोग इंपॉर्टेंस में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? इकोनॉमिक पैराडॉक्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स पढ़े थे ना पिछले क्लास में। मैक्रो वही पॉइंट का एक्सटेंशन वर्जन है, वही हमारे लिए लिमिटेशन भी है, क्योंकि कुछ चीज अगर इंडिविजुअल के लिए अच्छा है तो वो नेशन के लिए भी अच्छा होना चाहिए। सोच कर देखो, अगर कोई चीज ऐसा है जो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है लेकिन नेशन के लिए अच्छा नहीं है, तो हर इंडिविजुअल अपने लिए तो भला ही सोचेगा, अपना तो अच्छा कर लेगा, लेकिन उससे क्या होगा? नेशन का भला नहीं होगा, नेशन को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा है लेकिन एग्रीगेट के लिए अच्छा नहीं है। मेरे लिए सेविंग्स अच्छा है लेकिन नेशन के लिए सेविंग्स अच्छा नहीं है। रीजन तुमको लगता होगा सर ये क्या बात हुआ, नेशन के लिए सेविंग क्यों अच्छा नहीं है? अरे मेरा बात को समझो, अगर इंडिया में हर कोई सेविंग करने लग जाए, कोई खर्चा नहीं करेगा, तो दुकान के सामान का, गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होगा इकोनॉमी में? नहीं होगा। अगर डिमांड नहीं होगा तो क्या प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो अगली बार क्या तुम्हारा इनकम होगा? नहीं होगा ना, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, जॉब चला जाएगा। अगर फैक्ट्री के प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा तो तुम्हारा जॉब चला जाएगा, जॉब चला गया तो गया बात, तुम्हारा इनकम ही नहीं होगा, तो अगली बार फिर से डिमांड नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम साइकिल की थ्रू कंटिन्यू करेगा, तुम घूम फिर कर बार बार वहीं आ जाओगे अगर इकोनॉमी में डिमांड नहीं होगा तो। लेकिन अगर इकोनॉमी में डिमांड हुआ प्रोडक्ट है का, तो सोचो दुकानदार ज्यादा सामान बेचेगा तो वो प्रोड्यूसर से ज्यादा खरीदेगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा, अगली बार वो एक और फैक्ट्री बैठा लेगा, वो एक और फैक्ट्री बैठा लेगा तो और लोगों को हायर करेगा, जब और लोगों को हायर करेगा तो और बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत सारे लोगों को सैलरी मिलेगा, तो जब उनको सैलरी मिलेगा तो वो लोग फिर से क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज फिर से कंज्यूम करेंगे। जब वो लोग फिर से गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, अगेन इकोनॉमी में क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा। तो ये साइकिल कंटिन्यू होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल, हमारे लिए तो सेविंग अच्छा है, बट वाइज फॉर द होल नेशन, नेशन के लिए वो अच्छा नहीं है, बिकॉज सेविंग इज द मनी विच इज नॉट स्पेंड एंड वन मैन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर मैन्स इनकम। व्हेन द होल ऑफ द सोसाइटी सेव्स मोर, इट रिड्यूसेस द नेशनल इनकम। अगर हम सबको ही सेव करेंगे तो हमारे कंट्री का नेशनल इनकम रिड्यूस हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट नंबर 1 सबको क्लियर होगा। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर मैक्रो डिपेंडेंट है, एग्रीगेट इंडिविजुअल को ही मिलाकर निकला है, बहुत सारे इंडिविजुअल को टोटल करेंगे तो हमें एग्रीगेट मिलेगा। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन नंबर 1। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वो बोलता है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में आएंगे, फिर उसके बाद तो डायग्राम फिर से बनाएंगे। अभी पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, हेट्रोजीनियस यूनिट। हेट्रोजीनियस यूनिट क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एग्रीगेट निकालते हैं, मिस्टर ए का प्रोडक्शन, बी का प्रोडक्शन, सी का प्रोडक्शन, डी का प्रोडक्शन, तो इससे निकल जाता है टोटल, है ना। एग्रीगेट निकालते हैं। हो सकता है मिस्टर ए केजी में प्रोड्यूस कर रहा हो, मिस्टर बी लीटर्स में प्रोड्यूस कर रहा हो, मिस्टर सी पाउंड्स में कर रहा हो, मिस्टर डी कुछ और तरीके से कर रहा हो सकता है मिस्टर ए गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हो, ये सर्विसेज कर रहा हो सकता है हर कोई अलग अलग इंसान अलग अलग चीज प्रोड्यूस कर रहा है।
तो तुम उसको टोटल कैसे करोगे? हो सकता है, देखो एग्रीगेट निकालना है, अगर एग्रीगेट निकालना है तो टोटल हो पाना चाहिए ए का, बी का, सी का और डी का, सबको हम क्या कर पाना चाहिए? टोटल कर पाना चाहिए। प्लस कब करोगे तुम? प्लस करने का प्लस कब होता है? जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होता है। अगर ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, ये भी केजी में है, सब अगर केजीज में है और ये भी अगर केजी में है, अगर सब केजी में है तो हम सबको टोटल कर सकते हैं, अदरवाइज हम टोटल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में बहुत प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। जब बहुत प्रकार का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है तो सबको टोटल कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? अलग अलग है। देखो हेट्रोजीनियस यूनिट, हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। मैं अच्छे से लिख दूं, अलग अलग। सबका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? अलग अलग है। अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होने के कारण ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। कैसे? मिस्टर ए केजीज में प्रोड्यूस कर रहा है, मिस्टर बी लीटर में कर रहा है। मिस्टर ए गुड्स का यूनिट नंबर ऑफ यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट ऐसे कर रहा है। मिस्टर बी कर रहा है केजीज में, मिस्टर सी कर रहा है लीटर्स में और मिस्टर डी कर रहा है किसी और यूनिट में। तो अगर सबको ही अलग अलग तो सबको टोटल कैसे करोगे? सबको टोटल कर पाना पॉसिबल नहीं है। लीटर को हम केजी के साथ ऐड नहीं कर सकते, केजी को यूनिट्स के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। तो जब ये कर पाना पॉसिबल नहीं है तो एग्रीगेट निकालने में बहुत दिक्कत होता है। Macroeconomic study different goods and as common, and different goods have different measurement. अलग अलग गुड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर देम विथ कॉमन मेजरिंग। कॉमन मेजरिंग से हम मेजर नहीं कर सकते, कॉमन मेजरिंग से हम इसको मेजर नहीं कर सकते, कॉमन मेजरिंग रॉड से हम इसको मेजर नहीं करते। एंड डराइव एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स गुड, और उससे हम एग्रीगेट भी निकाल नहीं पाएंगे। बात समझ में आया? तो बेसिकली अभी तक हम 2 पॉइंट्स पढ़े। 2 पॉइंट क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट हमें बोलता है कि इंडिविजुअल यूनिट को टोटल करके एग्रीगेट बनता है। अगर इंडिविजुअल में गलत है तो एग्रीगेट भी गलत हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल कुछ चीज़ों के लिए, कभी कभार इंडिविजुअल हमारे लिए अच्छा होता है लेकिन एग्रीगेट हमारे लिए अच्छा नहीं है। इंडिविजुअल्स में सेविंग्स अच्छा है लेकिन एग्रीगेट इकोनॉमी के लिए सेविंग्स अच्छा नहीं है। सेकेंड पॉइंट बोलता है हेट्रोजीनियस यूनिट। जब हम एग्रीगेट निकालते हैं तो सभी को टोटल करते हैं। अगर हम सबको टोटल करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? मिस्टर ए का अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, बी का अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है। तो सबका अगर अलग अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो हम सबको टोटल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 लिमिटेशंस हमारे हो गए। तीसरा लिमिटेशन और आखिरी लिमिटेशन है हमारा मिसलीडिंग एग्रीगेट। कभी कभार जो एग्रीगेट होता है वो गलत होता है, मिसलीडिंग होता है, हमको गलत चीज के बारे में बताता है। द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टेंट नेशनल इनकम। मान लो नेशनल इनकम क्या है? कांस्टेंट है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है? हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। पापा, मम्मी और ये तुम है, मान लो 3 जन है, ठीक है? 4 जन नहीं लेते, एक फैमिली में 3 लोग हैं। पापा का इनकम था 1 लाख पर मंथ, ठीक है? मम्मी का इनकम था 1,50,000 पर मंथ और तुम्हारा इनकम था 10,000 रुपए पर मंथ। तो बताओ इस फैमिली का इनकम कितना हुआ? ये मैं बात कर रहा हूं 2024 का। 2024 में इतना इतना इनकम था, तो टोटल इनकम सर हो गया 1 लाख प्लस 1.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 10,000, 2,60,000। लेकिन 2025 का अगर मैं बात करूं तो 2025 में इनका इनकम होगा, इसका इनकम बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,40,000। मम्मी का इनकम कम होकर कितना हो गया? 1,10,000, ठीक है? और तुम्हारा इनकम वही 10,000 का 10,000 है। तुम नालायक हो, नालायक ही रहो, ठीक है? मान लेते हैं ये तुम्हारा अब 2025 का डेटा है। तो अब की बार का टोटल इनकम कितना हुआ? अगेन वही 2,60,000। तुम किसको देखे? तुम बोले सर
हम तो चेक किए 2024 का इनकम है 2,60,000 और 2025 का भी इनकम है 2,60,000, मतलब हमारा इनकम सेम है। क्या ये रियलिटी है? नहीं। क्यों रियलिटी नहीं है? क्योंकि पापा का इनकम तो बढ़ गया है, मम्मी का इनकम कम हो गया है। मतलब एग्रीगेट तुम्हें ये बोल सकता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबका भला हो रहा है। लेकिन जब तुम इंडिविजुअल को चेक करोगे तो पता चलेगा कुछ लोगों का भला हुआ है और कुछ लोगों का और बुरा हो गया है। बात समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एग्रीगेट का। एग्रीगेट जब तुम पढ़ते हो ना, तब तुम्हें इंडिविजुअल के बारे में कुछ पता नहीं चलता, तुम्हें बस ओवरऑल पता चलता है। जब ओवरऑल पता चलता है तो हो सकता है ओवरऑल कोई चीज अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों का, जैसे इंडिया का नेशनल इनकम सेम है, लेकिन मुकेश अंबानी का इनकम 5 गुना बढ़ गया और गरीब और बहुत ज्यादा गरीब हो गए। जो पहले मुश्किल से खाना खाते थे वो खाना खरीद ही नहीं पा रहे। तो ये तो इकोनॉमी के लिए खराब सिचुएशन है ना। रिच का इनकम 5 टाइम्स बढ़ जा रहा है, पुअर का इनकम 5 टाइम्स से कम हो जा रहा है। तो एक ओवरऑल इनकम वही है, लेकिन इसमें कुछ लोगों का भला हुआ, कुछ लोगों का बुरा हुआ। यही पॉइंट बोलता है हमारा मिसलीडिंग एग्रीगेट। जो हमारा एग्रीगेट है वो हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे सकता है। द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्स्टेंट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट गारंटी दैट नोबडीज इनकम हैज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। अगर नेशनल इनकम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का इनकम सेम है, किसी का इनकम इंक्रीज नहीं हुआ या किसी का इनकम डिक्रीज नहीं हुआ। हो सकता है ऐसा, किसी का इनकम इंक्रीज हुआ, किसी का डिक्रीज हुआ, किसी का सेम है। लेकिन नेशनल इनकम क्या बोलता है? नेशनल इनकम अगर हम टोटल निकालेंगे तो वो हमको बताता है कि सबका इनकम क्या है? सेम है। ऐसा है ही नहीं, ये तो गलत है। हो सकता है किसी का बढ़ा है, हो सकता है किसी का कम हुआ है, हो सकता है कि सबका सेम है, ऐसा भी हो सकता है। In this way, the conclusion derived from aggregate do not present always a clear and correct picture. अगर हम conclusion निकालेंगे तो conclusion में हमेशा हमें clear and correct picture नहीं मिलेगा। गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है, तो जरूरी नहीं है हमेशा हर कुछ सही हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो ये हमारा एक सबसे छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, 1 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लिमिटेशंस कंप्लीट होता है। 3 पॉइंट है, तीनों हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।